नमस्कार दोस्तों, मकैती मलिक साहब की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मलिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रिवाइज कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फर्स्ट वीडियो में हमने रिवाइज किया था ट्रसेस। आज हम रिवाइज करेंगे बचा हुआ पार्ट। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। बट एक और तरीके से हम बता सकते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड कर सकते हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है जी, सिंपल सी चीज है। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं किसी दो वेक्टर का। फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये है और एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये मान लो ए एंगल है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लो एंगल मैंने मान लिया कि एंगल है थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इसकी यू कैन से टेल को हम इस पे इसके हेड पे रखेंगे। ठीक है, जो हमारा एंगल होगा वो एंगल ये रहेगा, और ये जो वैल्यू आएगी, इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी लेंथ के इक्वल होएगी। ये जो वैल्यू आएगी इसको रिजल्टेंट बोलेंगे। और रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, एस इसका अंडर द रूट। इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। अब बात करते हैं किसी भी दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट की अगर बात करें, ठीक है, दो टाइप की प्रोडक्ट रहती है। यू कैन से किसी दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होती है। पहली हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है हमें पता है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसमें रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है, या फिर हम यू कैन से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डॉट बी, और रिजल्टेंट जो है या फिर आर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी कोस थीटा, इनका मैग्नीट्यूड सारा। ठीक है ना, यहाँ पे ये सारा जो रिजल्टेंट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्रॉस प्रोडक्ट की जब बात करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, और वो वैल्यू कितनी आएगी, ए डॉट बी साइन थीटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, और इंटू डायरेक्शन क्या होगी, साथ में इसकी डायरेक्शन भी रहेगी एन। ठीक है, कभी भी अगर बात करें, कोई पूछ ले आपसे ए डॉट बी और बी डॉट ए, अगर किसी दो वेक्टर के केस में बात करेंगे तो सेम होता है क्या, हाँ बिल्कुल सेम होता है। बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ट्रू होता नहीं। इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव साइन आ जाएगा बी क्रॉस ए में। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, प्लस वन क्लास में पढ़ते हैं। इसमें हम अगर पूछ ले कोई कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ठीक है जी, उस अकॉर्डिंग आप यू कैन से राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप प्लस वन क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें मोशन के टाइप के बारे में बात करते हैं। मोशन, चार टाइप का मोशन पढ़ते हैं हम, क्या कौन कौन सा। सबसे पहले होता है रेक्टिलीनियर। रेक्टिलीनियर जिसको हम यू कैन से स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, या मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उसको रेक्टिलीनियर मोशन बोलते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी होती है, जैसे वो इसका एग्जाम्पल है फ्री फॉलिंग। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कर्वीलीनियर। कर्वीलीनियर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा सर्कुलर मोशन, कर्वीलीनियर सर्कुलर मोशन। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हमारा रोटरी मोशन। रोटरी मोशन जो है इसका यू कैन से, रोटरी मोशन का बेस्ट एग्जांपल है, जैसे एक ग्लोब है, ग्लोब अगर एक पॉइंट पे घूम रहा है तो वो रोटरी मोशन का एग्जांपल हो गया। प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस जो है उसको बोलते हैं रोटरी मोशन, ग्लोब। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो होता है वो हमारा होता है जनरल प्लेन मोशन। जनरल प्लेन मोशन, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और यहां पे हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की। ठीक है, इस केस में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इस केस में हम न्यूटन के तीन लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन का फर्स्ट
न्यूटन के 3 लॉ पढ़ते हैं, साथ में हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, या फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, या नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। आई थिंक इन सब चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। न्यूटन के लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का? न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? ये इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, इनर्शिया का लॉ, या इसका यू कैन से हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई व्हेन ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन इट ट्राइज टू बी इन द सेम स्टेट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा इनर्शिया यू कैन से, ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसकी लिमिटेशन क्या होती है? इट इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इट इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? वो फ्रेम जिसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, नो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, उसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं यू कैन से न्यूटन का जो सेकेंड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो हमें यू कैन से वैल्यू देगा एक्सेलरेशन की, कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट बॉडी इट विल गिव अस एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है, वहाँ से अभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है। थर्ड जो है हमें पता ही है कि टू ईच एंड एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ अपोजिट रिएक्शन का यू कैन से अपोजिट रिएक्शन का जो लॉ होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूटन का तीनों नियम। हमने न्यूटन के तीनों नियम पढ़ लिए। ठीक है, न्यूटन बाबा के तीनों नियम पढ़ लिए हमने। अब बात करते हैं इसी के केस में, आगे कंटिन्यू करते हैं, ये तीनों बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के केस में अगर जब हम आगे बात करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यू कैन से इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है हमारा 3 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक बाउल है और ये एक बॉल है, मैं इसको इधर पुश करूँगा तो वापस इधर ही आएगी, थोड़ा इधर जाएगी, फिर वापस इधर ही आएगी, एट द एंड क्या होगा? वो वापस आके यहीं पे रुक जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? डिस्टर्ब हम कितना भी करें, डिस्टर्बिंग मोमेंट जो है उससे ज़्यादा क्या है? रिस्टोरिंग मोमेंट इसका। जब रिस्टोरिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टर्बिंग मोमेंट, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड बात करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो जाएगा? जो हमारा डिस्टर्बिंग मोमेंट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा रिस्टोरिंग मोमेंट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी को अपोजिट केस ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं पुश करूँगा तो डिस्टर्बिंग मोमेंट हमारा ज़्यादा हो जाएगा रिस्टोरिंग मोमेंट से। ठीक है, थर्ड अगर बात करें तो हमारा थर्ड इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है जब डिस्टर्बिंग मोमेंट और रिस्टोरिंग मोमेंट बराबर हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन में यू कैन से स्ट्रेट सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे अगर हम इसको पुश करेंगे तो वो हमारा एग्जांपल हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। ठीक है जी, अगर हमें पूछ ले कोई कि इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस होती हैं तो कोई दो फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, दे मस्ट बी कोलिनियर। ठीक है, तब हमारा यू कैन से दे मस्ट बी इक्वल एंड कोलिनियर, यानी कि F1 शुड बी इक्वल टू F2 और दोनों की यू कैन से डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि वेक्टर के केस में बात करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब बात करते हैं अगर किसी बॉडी पे 3 फोर्सेस काम कर रही हैं और वो इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? उसके लिए कंडीशन ये होती है कि तीनों की तीनों जो फोर्सेस हैं वो सेम प्लेन में होनी चाहिए, यानी कि को प्लेनर होनी चाहिए और साथ में कनकरेंट होनी चाहिए। तो दे मस्ट बी को प्लेनर एंड कनकरेंट। ठीक है, को प्लेनर एंड कनकरेंट अगर होंगी तभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं। ठीक है जी, अब हमें पता है स्ट्रेट लाइन के केस में या स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में हमें क्या पता है? 3 इक्वेशन भी पढ़ते हैं हम। यू कैन से क्या क्या इक्वेशन रहती है हमारी? फर्स्ट होती है हमारा v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा s इक्वल टू, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, और थर्ड हमारी क्या होती है? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ठीक है, आपको आई होप ये सब चीज़ें पता ही होंगी ऑलरेडी।
अब अगर बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, या फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हमारी क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जब कोई बॉडी मूव करने की कोशिश करती है तो एक फोर्स है जो उसके मोशन को रजिस्ट करती है, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये दो टाइप की हो सकती है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक, और दूसरी हो सकती है काइनेटिक, ठीक है। स्टैटिक और काइनेटिक, स्टैटिक जो होती है हमारी वो क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एफ एस स्टैटिक जो होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यू कैन से स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। कभी आपसे कोई पूछ ले क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, नहीं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर बात करें, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है जी। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू जो होगी वो हमेशा स्टैटिक से कम होगी, ये आप सबने पढ़ा भी है, और दोबारा लिखना चाहो लिख भी सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, ठीक है। कोई बॉडी स्टैटिक कब होगी या फिर कोई बॉडी रुकी हुई कब तक होगी, जब तक हम इस फोर्स से कम फोर्स अप्लाई करेंगे। जब ये फोर्स क्रॉस हो जाएगी या जब इतनी फोर्स अप्लाई कर देंगे तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, बट उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। और फ्रिक्शन एक्ट किस डायरेक्शन में करता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के। अब बात करें अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोई पूछ ले गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन यानी एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम नॉर्मली, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, इनका मान लो रिजल्टेंट आर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसे बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। उसका यू कैन से स्लोप अगर निकाल लेंगे तो स्लोप हमारी किसके इक्वल आएगी, यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। यहां पे हमारा रेक्टिलिनियर मोशन कंप्लीट होता है, ठीक है जी। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, थैंक यू।